आज हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन लेने वाले हैं 30 मिनट्स के अंदर। मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स बताऊंगा जिससे ये फास्ट लर्निंग किया जा सकता है चैप्टर। नाउ इफ यू चेक आउट, सबसे पहले तो इसमें ये जो 3.1 से लेकर ये 1 या 2 मार्क का कंसेप्ट रहेगा। देखा जाए तो आपके क्वेश्चन यहाँ से चालू होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बड़ा क्वेश्चन 8 मार्क का इसमें से नहीं आएगा। शॉर्ट नोट 4 मार्क का, ऑब्जेक्टिव 1 आध मार्क का, ठीक है, 1 आध केस स्टडी आ सकता है। सो इसमें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे ना। यहाँ पे इतना सारा दिया है, मैं आपको एक सिंपल सा टेक्निक बताता हूँ। ये हिस्ट्री के बजाय आप यहाँ पे लिखो डिराइवेशन। ये जो एंटरप्रेन्योर वर्ड कहाँ से आया? पहले तो 16th सेंचुरी में जो मिलिट्री एक्सपीडिशन या वॉर जिसको बोलते हैं, उसमें फ्रेंच के लोग जाते थे, तो वो लोग शब्द यूज करते थे। एक्चुअली एक शब्द है एंटरप्रेंड्रे, PRENDRE, वो यूज करते थे जो मिलिट्री एक्सपीडिशन के लिए जाते थे। वक्त के साथ साथ जो, जैसे अभी एंटरप्रेन्योरशिप शब्द नहीं आता है, शब्द कौन सा आता है? स्टार्टअप। वक्त बदला है, ठीक है। सो सिंपल सी भाषा में उस समय जो मिलिट्री एक्सपीडिशन के लिए जाते थे उसको एंटरप्रेन्योर बोलते थे। जैसे एक शब्द है स्ट्रैटेजी, मिलिट्री में जो स्ट्रैटेजी वर्ड यूज करते थे, आज वही स्ट्रैटेजी बिजनेस में यूज होता है, ठीक है। 100 साल बाद ये जो शब्द है फ्रांस में, उसको एक्सपांड करके कॉन्ट्रैक्ट और आर्किटेक्ट में लाया गया। और 100 साल बाद देखा जाए तो बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल किया गया। जैसे स्ट्रैटेजी मिलिट्री शब्द है, बिजनेस में आ गया। टैक्टिक मिलिट्री शब्द है, बिजनेस में आ गया। तो वक्त के साथ साथ जो शब्द है वो एक्सपांड होते जाता है। अच्छा, इसको फेमस देखा जाए तो 1848 में जॉन स्टुअर्ट मिल ने एंटरप्रेन्योरशिप में प्राइवेट एंटरप्राइज की बात की। तब तक ये गवर्नमेंट के लिए यूज होता था और ये टाइम भी सही था, 1848, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जन्म यहाँ से होना शुरू हुआ। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब इसके आसपास इन्वेंट किया था, ये टाइम में। टेलीफोन 1880s में इन्वेंट हुआ, पहली कार पेटेंट हुई उस टाइम में। सो 1850 से जो डेवलपमेंट हुआ जो इंडस्ट्री का, वो आज से पहले 1850 से पहले इतना कभी नहीं हुआ था। सो ये जो कंसेप्ट है, इतना डिटेल जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा बोलता हूँ, एंटरप्रेन्योर कौन है? जो आदमी है जिसको बिजनेस आइडिया आता है बिजनेस चालू करने का, उस बिजनेस को क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप या ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज, उस आदमी को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। और आज के भाषा में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कौन सा शब्द यूज होता है? आज के तारीख में एंटरप्रेन्योरशिप शब्द यूज ही नहीं हो रहा है। नया कंसेप्ट कौन सा आ गया है? स्टार्टअप, ठीक है। नाउ डेफिनेशन एक आध बार लर्न कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा परसूट ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो ह्यूमन रिसोर्स कंट्रोल करते हैं। नाउ आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझना है कि एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस है, फाउंडर जो है वो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर जिसको आइडिया आया है, अभी मैं आपको एक एक स्टोरी बताते जाऊँ। होंडा का फाउंडर कौन है? सोइशिरो होंडा, 18 सितंबर 1948 में वो फाउंड हुआ था, ठीक है। नाउ साइकिल में इंजन बना के बेचते थे। तो ये सब कंपनीज वो छोटे पैमाने पे शुरू हुई, ठीक है। सोनी छाता के नीचे बनाते थे, एप्पल कंपनी बेसमेंट में शुरू हुआ। ऐसे सारे कंपनीज का शुरुआत बड़ा यूनिक है। आपको विश्वास नहीं होगा, स्विगी जो है, पहले दिन एक भी ऑर्डर नहीं मिला था उनको। फ्लिपकार्ट जिसको वॉलमार्ट ने खरीदा 1 लाख करोड़ में, उन लोगों ने 4 लाख से शुरू किया था। कोका कोला पहले साल मुश्किल से 25 से 50 बॉटल बेच पाया था, पहले साल। मैं पहले दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। आज तुम सोचो,
रेड बुल दिन में 1 करोड़ बिकता है तो सोचो कोका कोला कितना बिकता होगा। तो कैरेक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या है? इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, आगे देखने का सोच विचार। जो भी बड़े अमेजन, तुम देखो अमेजन, गूगल 25 साल पहले याहू, गूगल को खरीदना उनको लगा $1 मिलियन बहुत महंगा है। 8 करोड़, 8 करोड़, आज 80 लाख करोड़ के ऊपर वैल्यू है गूगल की। उन लोग को लगा महंगा है। जब उनको पता चला गलती हो गई, उन्होंने 5 मिलियन का पेशकश किया तो मना कर दिया गूगल ने। जब मौका था, याहू करके कंपनी थी और आज याहू खुद बिक गया। बोलते ना, एक गोल्डन एग जो था उन्होंने छोड़ दिया। एंटरप्रेन्योर का है तुम्हारा फ्यूचर विजन, तुम भविष्य में देख रहे हो। ई व्हीकल, इसकी शुरुआत किसने की? टाटा और महिंद्रा ने इंडिया में। आज क्यों लीड कर रहा है टाटा और महिंद्रा? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। उन लोगों ने देख लिया था आगे ये होने वाला है। अच्छा, मारुति ने डिले किया, अभी तक कहाँ लॉन्च कर पाया इलेक्ट्रिक व्हीकल? 2025 में लॉन्च करने वाला है। टोयोटा फुल फ्लेजेड इलेक्ट्रिक व्हीकल कहाँ है? वो भी 2025 में लॉन्च होगा। हार्ड वर्क। तुम देखोगे एडिसन और फोर्ड, ये लोग, और अभी का जो टेस्ला है, ये लोग कंपनी में ही हफ्तों भर सो जाते थे। कंपनी में रात भर कंपनी में काम करेंगे, सोएंगे, उठेंगे। सो मैक्सिमम उन लोगों ने जो स्टार्टिंग में दिया, स्टार्ट के टाइम में जो मेहनत लिया, आज वो कंपनी की वैल्यूएशन देखो कितना हो गया। और टेक्निकल नॉलेज, फोर्ड कंपनी का जो फाउंडर है हेनरी फोर्ड, वो इंजीनियर थे। होंडा कंपनी के फाउंडर सोशिरो हॉट इंजीनियर थे। सोनी कंपनी के 2 फाउंडर थे, उसमें से एक इंजीनियर था एक्यो मोरिटा, और एक इबुका इंजीनियर था। एप्पल कंपनी का जो 3 फाउंडर्स थे उसमें से एक इंजीनियर था, स्टीव वॉजनियक। एक सब स्टीव जॉब्स को जानते हैं, स्टीव वॉजनियक को कोई नहीं जानता। वो इंजीनियर था जिस जो डिजाइन करता था। कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम देखो स्टीव जॉब्स ने एप्पल को आगे लाया कम्युनिकेशन स्किल की वजह से। सोनी कंपनी आगे इंजीनियर की वजह से नहीं बढ़ा, उसका एक जो फाउंडर मेंबर था एक्यो मोरिटा, वो ट्रेन में सफर कर रहा तो मार्केटिंग करना शुरू करता था। उसने इन्वेंट नहीं किया, वो तो मार्केटिंग इंजीनियर था। तो वॉकमैन ये सब सोनी के इंजीनियर्स ने इन्वेंट किया, लेकिन उसने बेचा अच्छे तरीके से। कम्युनिकेशन स्किल्स, हाईली ऑप्टिमिस्टिक, धीरू भाई अंबानी ले लो, उन्होंने देखा भविष्य में क्या बिक सकता है। तो उनका जो पार्टनर थे दमानी, अलग हो गए दोनों, क्योंकि जो धीरूभाई अंबानी बहुत बड़ा सोचते थे, जो दमानी है, दोनों अलग हो गए। ठीक है, आई थिंक चंपकलाल दमानी थे। फिर नेक्स्ट, रिस्क बेरिंग कैपेसिटी। उस समय जो अमेजन है, ये तो सोचा भी नहीं गया इतना वर्ल्ड का बड़ा बनेगा। टेस्ला को तो रिपीटेड फेल होने का सोचा गया, लेकिन ये लोग बहुत हाई रिस्क लेने वाले इंडिविजुअल थे। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, सबसे बेस्ट तो सेल्फ कॉन्फिडेंस माना जाता है धीरूभाई अंबानी को। क्या कॉन्फिडेंस था, क्या एंटरप्राइज था, कहाँ से कहाँ आज इंडिया की मोस्ट वैल्यूड कंपनी है। उसका मार्केट वैल्यूएशन शेयर्स का 20 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। और अभी तो जियो का शेयर भी मार्केट में नहीं आया, रिटेल भी मार्केट में नहीं आया। वो आ जाएगा तो उसका वैल्यूएशन 30-35 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। ना, कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है? लिस्ट ऑफ क्वालिटीज, डिसिप्लिन। तुम देखो डिसिप्लिन, ये लोग खास करके जो हेनरी फोर्ड ये लोग थे, ये लोग सवेरे जल्दी उठना, लेट इवनिंग जाना। आज भी शार्क टैंक में जो दिखते हैं ना, जो भी है, ये लोग सबका लाइफस्टाइल तुम देखोगे, ट्रिमेंडस डिसिप्लिन, ट्रिमेंडस हार्ड वर्किंग। इनिशियल में इनको कोई जानता नहीं था, बट एक ऐसा वक्त आया, जैसे बोट ले लो, बोट को कौन जानता था स्टार्टिंग में? तुम 15-20 साल पहले, 10 साल पहले पकड़ लो, अमेजन में ढूंढते तरह बोट का इतना भाव नहीं था। सब कौन सा लेते थे? JBL। मैंने सब यूज किए, छोटे छोटे 1000-1200 के आते थे, JBL ले लो, फिर सेनेजर करके ले लो। अरे सब अच्छे कंपनीज थे, चाइना के तो भर भर के थे। धीरे धीरे जो बोट आया मार्केट में, आज देखो तुम ढूंढने जाओ तुमको गिने चुने मिलेंगे। लग्जरी में तुमको बोस मिलेगा, BOSE, या मार्शल मिलेगा, सोनी मिलेगा बीच के सेगमेंट में। और स्टार्टिंग का सेगमेंट पूरा कब्जा इसने कर लिया बोट में। तो डिसिप्लिन थे ये लोग। कॉन्फिडेंस, अगेन धीरूभाई अंबानी का एग्जांपल, ये लोग कॉन्फिडेंस थे, ये लोग कुछ अच्छा कर जाएंगे। इनको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं था, पर भरोसा था। तुम BMW ले ले, जब वर्ल्ड वॉर 2 में 10,000 बॉम्ब गिराए गए, फिर भी कंपनी बाद में वापस उठा।
कितने बार BMW बंद होते होते बचा। ओपन माइंडेड। तुम फेसबुक ले लो, जब फेसबुक लॉन्च हुआ था तो उसका सक्सेस किसने एंटिसिपेट किया ही नहीं था, लेकिन इन लोग बोलते ना, एक्सपांड करते गए करते गए करते गए, आज उसका फाउंडर जो है, ये सब बोलते ना वर्ल्ड के टॉप 50 रिचेस्ट में आ गए। सेल्फ स्टार्टर एंटरप्रेन्योर्स नथिंग की नोज की कुछ करना है तो खुद से चालू करना पड़ेगा। ये रेवोल्यूशन कौन लेकर आया? तुम देखो, नासा जो है ना स्पेस रॉकेट्स भेजता है, स्पेस एक्स जो है ना टेस्ला जो इलॉन मस्क है, कौन सोच सकता था कि एक प्राइवेट कंपनी जो खुद अपने रॉकेट्स इधर भेजेगी, चांद और ये सब जगह, मार्स में भेजेगी, और वैसा रॉकेट जो वापस रिवर्स आके एक जगह पे लैंड हो जाए। कई बार रॉकेट्स भेज दिया तो वन यूज सिंगल यूज और खराब हो जाता था, इलॉन मस्क ने प्रूव किया, और लॉस भी काफी हुए, इनिशियल काफी रॉकेट हवा में ही जल गए, टूट गए, तो वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस है। तो सेल्फ स्टार्टर इज समथिंग विच आर क्रिएटिंग न्यू, जो मार्केट एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, कॉम्पिटिटिव। मेनी कंपनीज आर फाउंड बिकॉज एंटरप्रेन्योर को पता था। इसका वर्ल्ड का बेस्ट एग्जांपल तुमको मिलेगा डेल। डेल कंप्यूटर्स है ना, डेल दूसरों के कंप्यूटर के पार्ट्स असेंबल करके बेचता था। ये जो IBM के ले लो, एप्पल के ले लो, डेल का सक्सेस तो एंटिसिपेटेड ही नहीं था। माइकल डेल उसका फाउंडर है, और आज देखो डेल कहाँ से कहाँ पहुंच गया। मानते हैं कंपनी आज लैपटॉप के सारे कंपनीज डाउन ही चल रहे हैं, लेकिन डेल जैसा कंपनी सिर्फ असेंबल करता था, खुद कुछ भी नहीं, सब जगह से पार्ट्स लेके असेंबल करके गोडाउन से बेचता था डेल, और ऑर्डर और सस्ते में बेचता था। नाउ इट इज डूइंग वेरी फाइन इन इंडिया। वर्ल्ड वाइड में डेल ने क्या था, वर्ल्ड का जो राजा था वो IBM था, वो बोलते ना बादशाह जो बोलते हैं, लेकिन इतना महंगा लैपटॉप कौन खरीदेगा। फिर आ गया एप्पल, आ गया HP, डेल, तो उसमें IBM आउट हो गया। उसको बिग ब्लू बोलते थे, जो बोलते ना मगरमच्छ, समुद्र का मगरमच्छ था, लेकिन वो कहानी सुनाऊंगा IBM की तो टाइम जाएगा, लेकिन वो आज रूल करना चाहिए था, और आज कोई जानता ही नहीं IBM को लैपटॉप के मामले में। क्रिएटिविटी सबसे बेस्ट एग्जांपल किसका है? वॉल्ट डिज्नी। उनकी एक खासियत थी, उनके ऑफिस में जो काम करते थे ना, ड्रॉ करके, अच्छा नहीं, कचरे के डब्बे में कागज फेंक देते थे, वो कचरे के डब्बे से कागज उठा के बोलते थे ये वर्थ है, इसको बनाओ। तुम देखो वॉल्ट डिज्नी के जो कैरेक्टर्स है, कहाँ बना, जो वॉल्ट डिज्नी है वो ट्रेन में उसने बनाया था, और जोक की बात है उसको आउट भी कर दिया था, बोला गया था तो क्रिएटिव नहीं है। और आज डिज्नीलैंड देखो, डिज्नी वर्ल्ड देखो, जबरदस्त क्रिएटिव आदमी, जो जिसको बोला गया कि तू कुछ नहीं कर सकता, या अमिताभ बच्चन जिसको बोला गया तेरा आवाज अच्छा नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है, और वो आज देखो इंडिया में। सो ऐसे भी लोग है, क्रिएटिविटी समथिंग न्यू ये लोग लाते थे। डिटर्मिनेशन। एक आई थिंक शिकागो फायर, एक शिकागो में एक शॉपिंग मॉल था, बहुत बड़ा मॉल था, जल गए दुकान, आग लग गया, सब के सब दुकान जल के खाक हो गए। सब लोगों ने बोला, एंटरप्रेन्योर जो थे, कि हम छोड़ के अलग जगह जाएंगे। एक आदमी था, उससे बोला मैं जगह छोड़ूंगा नहीं, इसी जगह जहां आग लगी वो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बनाऊंगा। बहुत साल तक वो मॉल शिकागो में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल था। ऑफकोर्स अभी दुबई मॉल हो गया है, लेकिन बोलते हैं ना डिटरमाइंड, उसने छोड़ा ही नहीं, वापस से शुरू किया, और बहुत साल वो मॉल वर्ल्ड का सबसे बड़ा था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, धीरू भाई अंबानी ले लो, स्टीव जॉब्स ले लो, ये लोग कम्युनिकेशन में रह जाते हैं। सोनी का एक्यो मोरिटा थे। सो कंपनी एप्पल की स्टीव जॉब से ज्यादा जाना जाता है, बिकॉज अच्छा इनका कम्युनिकेशन स्किल। जब आईपॉड लॉन्च किया, अकेला आईपॉड नहीं था, मेरे पास एक सोनी का उसी लेवल का प्लेयर था, लेकिन सक्सेसफुल आईपॉड क्यों हुआ? इन्होंने एक ऐसा मैसेज कम्युनिकेट किया जिससे वो सक्सेसफुल हुआ। उन्होंने मार्केटिंग कैसा किया, आप 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, सोनी कभी नहीं कर पाया। तुम सोचो ना, यंग जनरेशन, लैपटॉप और आईफोन लॉन्च हुआ नहीं है, 10-10 12 हज़ार का आईफोन आता था उस समय, सोनी का वो 3-4 हज़ार का आता था, और साउंड क्वालिटी एक नंबर था सोनी का, लेकिन एप्पल ज्यादा बिका। 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, क्या गजब का मार्केटिंग टेक्निक था। तो कम्युनिकेशन उन्होंने अच्छा किया, प्रोडक्ट क्वालिटी एक नंबर दिया, उससे वो आ गया। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, तुम देखो बॉश कंपनी
वर्क एथिक कितना मजबूत है, 1 रुपए का रिश्वत देंगे नहीं, 1 रुपए का रिश्वत लेंगे नहीं, क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं, वर्ल्ड क्लास ही रखेंगे। तो आ गया बॉश ले लो, आज तुम सोनी ले लो, टोयोटा, बाकी कार के इंजन 4 लाख किलोमीटर में बैठ जाते हैं, टोयोटा का इंजन 10 लाख किलोमीटर चलता है। उन्होंने ऐसा वर्क एथिक बनाया कि जरा सा भी डिफेक्ट रहा, कोई भी वर्कर पूरा फैक्ट्री को क्लोज कर सकता है बटन दबा के। इतने सालों से वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्शन सिस्टम को कानबान सिस्टम बोलते हैं, किसने बिल्ड किया? टोयोटा ने। सो उनका वर्क एथिक इतना बढ़िया है ना कि उनका प्रोडक्ट, आज तुम देखो मारुति में प्रॉब्लम सुनोगे, टाटा का सुनोगे, तुम टोयोटा का कभी सुनोगे नहीं, रेयरली सुनोगे, क्योंकि टोयोटा होंडा ये लोग क्वालिटी में माने जाते हैं। पैशन, अब होंडा एक जापानीज कंपनी है, ये लोग ने जब अमेरिका लॉन्च किया तो लोग हंसते थे, जापानीज कंपनी क्या टिकेंगे, वो लोग छोटे कार बनाते थे अमेरिका में 1970s में, बड़े कार, मुस्टैंग है ना, फोर्ड, मुस्टैंग का जमाना था 1970। इनफैक्ट फोर्ड बंद होने वाला था, फोर्ड मुस्टैंग ने फोर्ड को बचाया था, लेकिन एक गड़बड़ी हो गया। 1970 में गल्फ से लोग ऑयल इंपोर्ट करते थे, गल्फ में तेल के दाम भड़क गए, महंगे हो गए, तब होंडा टोयोटा के पास ऑलरेडी छोटे कार थे, तभी जनरल मोटर्स, फोर्ड, क्राइसलर, शेवरोले, शेवरोले का ब्यूक, सैटर्न, ओल्ड मोबाइल, कैडिलैक, सब बड़े कार। छोटे कार माइलेज ज्यादा देते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए अमेरिका में, कौन जीता बाजी? होंडा और टोयोटा, ये लोग ऑलरेडी रेडी थे, बाकी लोग को टाइम लगा तैयारी करने। 10 साल पहले एक नवा कार लॉन्च करने को 3 साल लगता था, उनको 4-5 साल लग गए अमेरिका में, तब तक बाजी मार गया होंडा टोयोटा। आज देखो टोयोटा वर्ल्ड का नंबर 1 हो गया है कार मेकर। पैशन अपने फील्ड में। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या है? इनोवेशन। तुम देखो वायरलेस चार्जिंग, एप्पल क्या करता है, हर साल कुछ ना कुछ नया, अभी ट्रिपल है ना, फोल्ड, डबल फोल्ड जो आ गया है, 3, 1, 2, 3 करके। तो ये जो इनोवेशन है, कुछ नयापन लाना, इन्वेंशन में तुम कुछ नया क्रिएट करते हो, उसको जब कमर्शियली बेचते हो, इसको इनोवेशन। सब अच्छे कंपनीज कुछ ना कुछ नया लाते हैं। एम्बेसडर नया नहीं ला पाया, बंद हो गया। आजकल तो तुम देखो यूट्यूब में फेम, तुमको नया कुछ तुमने लाया रील, 2 दिन फेम मिलेगा, तीसरे दिन तुम आउट हो जाओगे, तुमको नयापन लाना ही पड़ेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सबने बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स रखे। तुम देखो ताज होटल जब फॉर्म हुआ था, एक कहावत है ना कि रतन रतन के जेआरडी टाटा को ब्रिटिशर्स के होटल में घुसने नहीं दिया, तो उसने बोला मैं तुमसे बढ़िया होटल बनाऊंगा, ठीक है, तो बनाया। तो ऑब्जेक्टिव्स उनका बहुत क्लियर था। आईबीएम का नाम आज नहीं है, लेकिन एक समय 20 साल पहले, 20 भी नहीं, 30 साल पहले आईबीएम राजा था लैपटॉप का। वो पहले चाकू छुरे बनाता था, टाइपराइटर। उसने जो बनाया कंपनी, बोलते ना उसको हकाल दिया गया कंपनी। आज एटीएम के जो मशीन बनाते हैं ना, एनसीआर, एनसीआर लिखा रहता है, उसको वहां से हकाल दिया गया। उसने बोला मैं इससे बढ़िया कंपनी बनाऊंगा, और वो कंपनी बनी आईबीएम। बट वो आगे चलकर फिर संभालने वाले लोग भी तो चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, तुम देखो एप्पल बनाता था कंप्यूटर, जो रिलायंस कर रहा है, पहले पेट्रोकेमिकल में था, रिटेल में आया, ज्वेल में आया, मोबाइल में आया, अभी एक एक जो भी है ना, सब में आ रहा है। सैटेलाइट में ये है ना इलॉन मस्क का, उसमें ये लोग रिलायंस ने एंटर किया है, एयरटेल ने एंटर किया है। तो टेस्ला इंडिया में राज नहीं कर पाएगा, मुकेश अंबानी बीच में खड़े हुए। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये लोग हर एरिया में, वो स्पोर्ट्स का बड़ा दुकान कौन सा है जो स्पोर्ट्स का जो सामान रखते हैं ना, टी शर्ट और वो सब, बहुत बड़ा, तो हाँ डिकैथलॉन। अब उसका बादशाह है, रिलायंस उतर रहा है उसको भी कम्पीट करने के लिए। जिसका भी बादशाह है सब रिलायंस एंटर कर रहे हैं। सो नया मार्केट में एंटर कर रहे हैं। जियो सिनेमा और हॉटस्टार मर्ज हो गया। जो बादशाह नेटफ्लिक्स का है, अरे नेटफ्लिक्स अकेला का जो मार्केट वैल्यू शेयर है, इंडिया के सारे जो कंपनीज है ना, सोनी से लेकर जी, सबका मार्केट वैल्यूएशन से 10 गुना नेटफ्लिक्स का है। सब मिलकर भी नेटफ्लिक्स को मैच नहीं कर सकते, इतना ज्यादा है। तो उसका बादशाह कौन कॉम्पीट कर पाएगा? जी और सोनी का मर्जर अलग अलग हो गए, वो लोग झगड़े हो गया जो भी है, लेकिन जियो और हॉटस्टार का मर्जर सक्सेस हुआ। गवर्नमेंट ने अप्रूवल लगता है, अप्रूवल अभी दिया है पिछले महीने। अब देखो जियो और हॉटस्टार मिलकर एक आ जाएंगे। नेटफ्लिक्स कितने का है? 199। जियो सिनेमा का कितना है पता है पेड का? 29। हॉटस्टार के साथ आएगा तो उनको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, फिर देखो और अच्छा करेगा।
न्यू टेक्नोलॉजी, आईफोन देखो, चाबी का कौन सा है उनका, अच्छा गुम गया तो नया नया कुछ ना कुछ, बिकॉज इनका मार्केट इनको बढ़ाना ही है, एग्जिस्टिंग मार्केट में एक दिन बाद खत्म हो जाता है, लोग नए नए। तुम इसका देखो, अभी अल्ट्रा 2 वॉच है ना, 90,000 का उनका घड़ी है, उसमें तुम्हारा स्लीप से लेकर हार्ट से लेकर कितने सारे मेडिकल डायग्नोस्टिक चीजें उस घड़ी से करते आता है। 8990 तो अल्ट्रा 2 कुछ तो वॉच उनकी लॉन्च हो रही है। गुड रिलेशंस, अल्टीमेटली एक पूना में एक कंपनी है सूरत का, SRK, एक्चुअली शाहरुख खान नहीं है, इट इज श्री रामकृष्णा डायमंड। वो लोगों ने क्या किया है, वो आदमी जो मालिक है ढोलकिया, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो अपने ड्राइवर को कितना नॉर्मली पेमेंट होना चाहिए, 10-15, बोलता 30,000 ले, ड्राइवर हमारी जान बचा रहा है ना। वहाँ के एम्प्लॉयज़, जब डायमंड का मार्केट डाउन था, उन्होंने किसी को निकाला नहीं, खुद का पगार कम किया, बट एम्प्लॉय को नहीं निकाला। जब डायमंड मार्केट रिकवर हुआ, दूसरे कॉम्पिटिटर्स ने एम्प्लॉय को निकाल दिया था, वापस एम्प्लॉय मिलते नहीं है, ट्रेनिंग को 10 लाख रुपए लगता है। इनकी कंपनी टॉप 3 में आ गई इंडिया में, शायद टॉप में आज। तो गुड रिलेशंस की वजह से वहाँ कोई छोड़ता नहीं है जॉब, तुम एम्प्लॉय को अच्छा ट्रीट करो। ऑर्गेनाइजिंग फंड्स, अच्छे एम्प्लॉय जो है ना, स्विगी ने अभी मस्त फंड जनरेट कर लिया, अभी उनका आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ चुका है शायद, क्या आने वाला है। उन्होंने ऑलरेडी, अमिताभ बच्चन बहुत सारे इन्वेस्टर ढूंढ लिए, आईपीओ नहीं भी रहा तो भी उनको प्राइवेट से मिल जाएगा फंडिंग, इतना अच्छा हो गया टेकिंग डिसीजन। और ये लोग टाइमली डिसीजन लेते हैं। राधा कृष्ण दमानी सुना है, ज्यादा नहीं सुना होगा, वो इंडिया का टॉप आई थिंक 10 में आता है रिचेस्ट आदमी, 1 लाख करोड़ के ऊपर शेयर्स का वैल्यूएशन। एक बहुत अच्छा किस्सा है, उनको पूछा गया तुम्हारे लड़के को शेयर बाजार में एंटर करेंगे, उन्होंने क्या कहा, बहुत रिस्की है, इसलिए मैंने उसको डीमार्ट खोल के दिया। राधा कृष्ण दमानी मालिक है डीमार्ट के, डी मतलब दमानी, समझ में आया। तो डिसीजन, टाइमली डिसीजन। जब बिग बाजार डाउन हो रहा था तो डीमार्ट आज रूल कर रहा है, डीमार्ट के कंपटीशन में कोई नहीं है। बिग बाजार के टाइम में विशाल मेगा मार्ट, सुभिक्षा, इजी डे मॉल, बिग बाजार बहुत अच्छे, विशाल मेगा मार्ट, 5-6 बड़े प्लेयर्स थे, सब बंद हो गए, कोई टिक ही नहीं पाया। आज डीमार्ट देखो। बिग बाजार क्या करता था, 26 जनवरी को डे सेल, उनके बिग बाजार के बाहर 200-500 मीटर की बाहर लाइन लगती थी, बट वो 7-8 दिन, या 15 अगस्त, डीमार्ट में देखो पूरे साल सेल चालू रहता है, इसलिए कोई स्पेसिफिक डे नहीं है। उनका मार्केटिंग इतना बढ़िया है। अब उनको पता चल गया है कि 10 मिनट डिलीवरी वाले जेप्टो और स्विगी इंस्टा बाजी मार रहे हैं, तो उन्होंने भी शुरू कर दिया। तुम देखो डीमार्ट में इतना टाइम नहीं था, उन्होंने भी, और फर्स्ट 3 डिलीवरीज फ्री कर दिया। प्राइसिंग तो वैसे उनका कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है, एक एंटरप्रेन्योरशिप, सी अपने यहाँ एंटरप्रेन्योर कल्चर ही नहीं है। अभी के नवे जो आईटी कंपनीज है ना, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं नया जनरेशन जो तुम लोग के जैसे लोग हैं, नए जनरेशन के लोग को थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं। वो लोग बहुत हिचकिचा रहे हैं नए लोग को लेने के लिए, क्योंकि वो लोग पा रहे हैं यंगस्टर्स आलसी है, यंगस्टर्स वो डेडिकेशन नहीं है, ग्रुप में काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सब मोबाइल पे इतने पड़े रहते हैं, ग्रुप में रहने की आदत कम हो गई है। सो नए आईटी कंपनी स्ट्रगल कर रहे हैं नए एम्प्लॉय को। और नवे जो यंग जनरेशन है, वो लोग जॉब से ज़्यादा स्टार्टअप सोच रहे हैं। तो आइडियाज़ आते हैं, आइडियाज़ को कैपिटलाइज करते हैं। अच्छा, आजकल कोई यूट्यूबर बन रहा है, कोई नया ऐप डेवलप कर रहा है। सो बोलते हैं ना, इनोवेशन डेवलपमेंट के लिए तुम्हारे मन में क्रिएटिव आइडियाज चाहिए, एक कमान इकोनॉमिक एक्टिविटी, कमाने वाले एक्टिविटी, लेकिन तुमको ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना पड़ेगा, एक आदमी का काम नहीं है। वो ज़माना बदल गया, धीरू भाई अंबानी थे उस समय अकेले के दम पर, लेकिन आज रिलायंस में 1.5-2 लाख लोग काम करते हैं, तुमको सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। ठीक है। क्रिएटिव एक्टिविटी, तुम देखो कुछ ना कुछ नया। हैरी पॉटर सीरीज सुना है, हैरी पॉटर, जेके राउलिंग का हैरी पॉटर सुना है। उसके फ्रांस में थीम पार्क उन्होंने एस्टेब्लिश किया, लेकिन वो भी एक लिमिट में रहा। डिज्नीलैंड कैसे वर्ल्ड वाइड आ गया, वो भी स्लो एंड स्टडी, लेकिन कोविड के बाद तो वो भी हालत खराब हो गई। तो जब तुम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए बोलते हैं, क्रिएटिव प्लस इनोवेशन प्लस मार्केट प्लस तुमको स्किल चाहिए मैनेजमेंट। होंडा बंद होते होते बचा, क्योंकि ही वॉज एन इंजीनियर नॉट अ मैनेजर।
उसको एक अच्छा मैनेजर मिला तो बच गया वो, नहीं तो होंडा कहाँ बचा होता। स्किलफुल मैनेजमेंट, रिस्क लेने की क्षमता, लेकिन कुछ लोग ओवर रिस्क कर लेते हैं, खास करके शेयर बाजार में। मैं कुछ लोग को जैसे गाइड करता हूँ, अभी 2 दिन पहले शेयर बाजार में ओवर ट्रेडिंग कर दिया, 1 करोड़ का घाटा खाया, एक भाग गया, बाद में वापस आया। अब क्या करें, वापस शेयर बाजार में, मतलब भगवान के लिए तुम्हारा जो कौन सा ऑप्शन, तुम 2 दिन में 1 करोड़, 2 दिन क्या 2 घंटे में शायद हार जाओ 1 करोड़ रुपए, इतना डेंजरस है। तो रिस्क कितना लेना, कब लेना, लिमिट क्या रखना, ये भी समझना जरूरी है। तुमको जब लग रहा है, अब तुम देखो कई बार लोग अपना ट्रैक चेंज कर देते, कंपनी एप्पल कंप्यूटर में रहता तो आज नहीं सर्वाइव, इतना सक्सेस नहीं मिला होता। सब स्ट्रगल कर रहे हैं, एचपी से लेकर लैपटॉप आज सबके पास आ गया ना। कोविड में इन लोगों ने करोड़ अरबों रुपए कमाए, सेल कर लिया। अब हर यंगस्टर के पास लैपटॉप या वैसे टाइप का डिवाइस तो लगभग है, तो अभी सेल का लिमिट आ गया ना। तो ये लोग सब स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग को कम कर रहे हैं। आज एप्पल को पता था लैपटॉप से, एप्पल का आईफोन का रियल सेल है, उनका आईपैड ये सब का सेल लिमिटेड है, 20-30 तक का। असली सेल किसका है, आईफोन का है। तो उन्होंने उस समय रिस्क नहीं लिया होता, आईपॉड और फिर आईफोन का, आईपैड भी बाद में आया, तो आज कंपनी भी प्रॉब्लम में होता। जो सोनी की हालत है, सोनी और एप्पल एक ही टाइम सेम लेवल पे थे 10-15 साल पहले, आज एप्पल 10 गुना आ गया, क्योंकि सोनी ने सॉफ्टवेयर में ध्यान दिया ही नहीं। अब उनको उनका हार्डवेयर क्वालिटी तो मानते हैं बेस्ट, लेकिन उन्होंने खुद को डेवलप में गैप फिलिंग, तुमको मार्केट में क्या कमी है वो भरना है। ये शुरू किया जोमेटो और स्विगी ने, जब उनको पाया कि होटल के होम डिलीवरी सब नहीं करते थे, 500 में से 2 होटल होम डिलीवरी देते थे, ये गैप किसने भरा, जोमेटो और स्विगी ने। पहले फूड पांडा आता था ना। फूड पांडा से भी पहले उबर ईट्स था, उबर ईट्स जो था, लेकिन जोमेटो ने उबर ईट्स को 5,000 करोड़ में खरीद लिया, फूड पांडा बंद हो गया। फूड पांडा था, नहीं सस्टेन कर पाए ये। और क्यों सस्टेन नहीं कर पाए, जोमेटो स्विगी लगातार लॉस में चल रहा था, जोमेटो तो अभी प्रॉफिट में है, स्विगी अभी भी लॉस में चल रहा है। लॉस झेलने और खाने की क्षमता होना चाहिए। तो जोमेटो ने उबर ईट्स को जब खरीदा तभी भी लॉस में था, अब भी कुछ क्वार्टर से प्रॉफिट में है, क्योंकि सब उड़ गए, फूड पांडा और दूसरे सब उड़ गए। तो अभी 2 ही मेन प्लेयर्स है, तीसरा एक आने का न्यूज आ रहा है, शायद टाटा कोई लॉन्च करे तो। वरना तुम देखो ना, तुम जब ऑर्डर करते हो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, इनके प्लेटफॉर्म चार्जेस है कितना है, 5 रुपया। 5 रुपया, ठीक से देखो, स्टार्ट 1-2 रुपए से था पहले, तो शायद था भी नहीं, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया कर दिया, और शायद अभी 6-7 भी करेंगे, 7 कर दिया अभी। कंपटीशन ही नहीं है ना इनको, समझा। अब बुक माई शो को कौन बड़ा कॉम्पिटिटर, कोई नहीं। तुम थिएटर में अभी स्त्री पिक्चर देखने जाओ, स्त्री 2, ऑनलाइन बुक, थिएटर में जाओगे 280 रुपये टिकट, 2 जन का 550-600 रुपया, लेकिन ऑनलाइन बुक करोगे 60-70 रुपया प्लेटफॉर्म फीस, और उधर बुक करो सेम ही तो काम है, 70 रुपया उनका फुकट का कमाई ना देखा जाए तो बुक माई शो के कॉम्पिटिटर 4-5 आ गए ना, तो वो लोग भी इसमें, और आना ही है कॉम्पिटिशन, को तगड़ा आना है, क्योंकि पेटीएम डाउन हो रहा है, तो उनको सर्वाइव के लिए जरूरी था। तो पेटीएम ने अपना जो बादशाहत था पेटीएम को भी, वो चला गया पेटीएम का, तो इसने खरीद लिया जोमेटो ने, उसका जो सिनेमा का जो है ना, तो धीरे धीरे जोमेटो भी इस पे, तो बुक माई शो को कंपटीशन आएगा। ऑलरेडी कोल्ड प्ले में बहुत लफड़े हुए हैं, ये जो हुए ना, जो अभी कॉन्सर्ट के टिकट्स अबू धाबी में बहुत प्रॉब्लम्स हुए, केसेस हुए हैं बहुत सारे, बहुत सारे लोगों ने इलीगल टिकट्स बेच के ब्लैक में बेचा है, ऐसे किया है बहुत सारे लोगों ने, केसेस पे केसेस चल रहा है अभी। अब देखो ये कहाँ तक जाता है, बुक माई शो मैनेज शायद कितना कर पाए पर देखते हैं अभी, बट बहुत सारे केसेस कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के शुरू होने से पहले हुए, तो आज नहीं तो कल टिकटिंग प्लेटफॉर्म पे भी कुछ कंट्रोल आ ही जाएगा। अब देखो क्या होता है। और तुम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करोगे कैसे, एक यंग लड़का है, वो बोलता है मैं करूँ क्या, उसको बोले तो एक काम कर, एक कोर्स कर ले 3 महीने का पोल्ट्री का, और फिर पोल्ट्री शुरू कर, 5-10 लाख से शुरू होता है। सो बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट के ट्रेनिंग कोर्सेज है जो किए जा सकते हैं।
और गवर्नमेंट के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जिसमें तुम इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब बेनिफिट प्रोवाइड। एक्चुअली गवर्नमेंट के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं। लोग सोचते कुछ नहीं, गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम करता है। तुम रिसर्च करोगे ना गवर्नमेंट के, अच्छा तुम बोलोगे सिखाने वाले, अरे मेरा खुद फ्रेंड एक है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो 20 साल से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो जाकर वहां पे लेक्चर लेता है पोल्ट्री का ये, फार्म का ये, डेयरी का ये। सो लोगों को प्रैक्टिकल से लोग सिखाते हैं, बहुत गजब का ट्रेनिंग गवर्नमेंट देता है। लेकिन अगेन लोग रिसर्च नहीं करते और गाली देते गवर्नमेंट को। अरे गवर्नमेंट का बहुत अच्छा ITI त्र्यंबकेश्वर जाते हैं ना, उधर 100-150 लोग रहते हैं, वो लोग सीखते हैं कोर्सेज 3-6 1 महीने का 1 साल का। तुम खुद का प्रैक्टिस चालू करो, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज है। और फिर लास्ट का स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, एक सिंपल सा है। सी आज से 10 साल पहले, 10 भी नहीं 7-8 साल पहले आईफोन चाइना में 99% बनता था, इंडिया में 1% बनता था। आई थिंक 2017 में इंडिया में आया क्या आईफोन मैन्युफैक्चरिंग। तो गवर्नमेंट ने जब पाया कि यार क्या गजब का, आज 1 लाख करोड़ रुपए का आईफोन बना रहा है, 60,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है, 1% का इंडिया में बढ़ के एप्पल का 60% हो गया 2025-26 तक 23% हो जाएगा। चाइना का लॉस इज इंडिया गेन। तो गवर्नमेंट ने पाया क्या गजब आइडिया है, शार्क टैंक सब जानते हैं। तो गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया शुरू किया कि तुम आइडिया लगाओ। गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ दिया पूल में। आज भी तुम गवर्नमेंट के वेबसाइट में जाकर अपने आइडिया दे सकते हो और गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया तो तुमको फंडिंग मिल सकता है गवर्नमेंट से। लोग इतना डीप नहीं जाते। सो गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ दिया, पेटेंट का रजिस्ट्रेशन फीस और फटाफट बोलते ना एक्विजिशन और टैक्स बेनिफिट और बोलते ना स्कूल चिल्ड्रन और इनको नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत नए कंसेप्ट लॉन्च किए जिससे तुम अपना खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हो एज अ स्टार्टअप इंडिया। बट एक प्रॉब्लम ऐसा है कि जैसे यूपीएससी या पुलिस भर्ती, एक 10-15 हजार भर्ती के लिए 25 लाख लोग अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने वाले इतने सारे लोग हैं कि फिर उतना नहीं मिल पाता है। लेकिन आप ध्यान से देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स, स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम्स इतने ज्यादा और इतने बढ़िया है ना। लोग सिर्फ बोलते हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं करते, स्कीम तो देखो। अभी 70 साल के ऊपर के लिए स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, आई थिंक आयुष्मान भारत नाम है मुझे लगता है। तो स्कीम्स है गवर्नमेंट के, बस तुमको रिसर्च करना जरूरी है। तो स्टार्टअप इंडिया था। फिर गवर्नमेंट ने पाया कि स्टार्टअप इंडिया का आइडिया तो हम दे रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन। तो गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम लॉन्च किया विच इज स्टैंड अप इंडिया, जिसमें गवर्नमेंट ने 10 लाख से 1 करोड़, लेकिन किसको, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और उसमें से एक वुमेन होना चाहिए। हर बैंक को एक कोटा दिया। इसका मतलब जो पिछड़े या जिन्होंने लाइफ इतना बोलते ना शहर में SC ST के लोग को ये स्टैंड अप इंडिया का दिया और उसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट दिया। आज तुम देखो वुमेन एंटरप्रेन्योर क्या करेगी इंडिया में बताओ। एक टीचिंग करती है, कपड़े सीती है, खाना बनाती है, ब्यूटी पार्लर, ये 4 के अलावा तुम मुझे बताओ। अचार वचार ये सब खाने में आ जाए। लेकिन नया ट्रेंड में देख रहा हूँ वुमेन एंटरप्रेन्योर का, ये आता है ना एस्ट्रोलॉजी के बीड्स, रुद्राक्ष। कुछ लड़कियां ये शुरू कर दिए, कुछ लड़कियां डिजिटल मार्केटिंग में एंटर हो गए। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि लड़कियां को रेस्ट्रिक्शंस कम है इंडिया में। एक्चुअली लगभग नहीं है, सिर्फ कुछ हो सकता है कास्ट में रेस्ट्रिक्शन हो, लेकिन वो भी अभी जा रहा है। सो वुमेन एंटरप्रेन्योर, लेकिन उन सब वुमेन का एक ही प्रॉब्लम, फंडिंग कहाँ से है, फंडिंग का प्रॉब्लम। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 10 लाख से 1 करोड़, आप प्रोजेक्ट लेके जाओ गवर्नमेंट। अच्छा, स्टैंड अप इंडिया प्रायोरिटी SC ST और वुमेन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस सब ऑप्शन ओपन रखे। सेक्टर नहीं दिया कि सिर्फ तुम सर्विस दो, ब्यूटी पार्लर ये सब नहीं, तुम मैन्युफैक्चरिंग का भी आइडिया लाओ। और ये गवर्नमेंट को लगना है। क्यों? तुमको क्या लगता है आईफोन जब बनता है उसके रॉ मटेरियल, नासिक में 2,500 कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, 400-500 तो महिंद्रा को सप्लाई करते हैं। उसमें मेरा एक स्टूडेंट है, वो पकड़ने का क्या बोलते हैं, हैंडल, छोटा सा फैक्ट्री। और आईफोन में भी छोटे से लेकर एडवांस पार्ट्स, हर कुछ चाइना से थोड़ी आएगा।
तो यहाँ पे ये सब काम में आता है स्टैंड अप इंडिया। तो गजब का है, सिर्फ तुमको 25% खुद का डालना होगा, 75% तुमको लोन मिलेगा, रिपेमेंट भी 7 बोलते ना 7 साल का, 18 महीना और ऊपर 18 महीने बाद शुरू करो, डे टू डे कैपिटल 25% खुद का डालो, 75% लोन लो। बहुत गजब गवर्नमेंट ने शुरू किया है और ये स्टार्टअप बढ़ने ही वाला है, क्योंकि यंगस्टर लोग 9 से 6 जॉब वाले नहीं रहे, कुछ तो कुछ नया चाहिए। और लास्ट का है एग्रो टूरिज्म। सी, शहर के लोग सिर्फ बोलते ना बिल्डिंग में रहते हैं, उनको गांव की आदत नहीं, तो उन लोग के लिए फैशन है कि गांव में देखो तुम डैम्स के बाजू में टेंट्स रहते हैं, झोपड़े के बजाय टेंट्स है। तो रिच लोग को जानना है गांव की लाइफ कैसे रहती है, तो वो लोग जाते हैं गांव में, और बोलते हैं ना कुछ लोग चिकन लेके जाते हैं, वहां पकाया जाता है, ओवरनाइट स्टे करते हैं। सो एग्रो टूरिज्म ये डेवलपमेंट काफी हो रहा है। एक तो फ्रेश हवा, गांव का क्लाइमेट, गांव का रहन सहन, तुम एक ऐसा लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करते हो, तुम करोड़ों रुपए कमाते हो लेकिन तुम गैजेट से इतने घिरे हो। और एक माना जाता है कि 2 से 3 दिन तुम नेचर में रहो तो तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है, तुम्हारा मेंटल या बॉडी क्लॉक रीसेट हो जाता है। तो लोगों को क्यों नेचर में अच्छा लगता है, क्योंकि एक कुदरती पानी, हवा, पहाड़, एक ऐसा तुम्हारा बॉडी और कुदरत, तुम एक ही तो हो, 70% बॉडी पानी है, तो तुम उस बिल्डिंग से जब बाहर आ जाते हो। इसलिए एग्रो टूरिज्म, ये तुम्हारा मुंबई में ना सलमान खान का बंगलो कहाँ पे, नहीं नॉट दैट, उनका फ्लैट है वहां पे, मैं देखा हूँ, पनवेल साइड है, फार्म हाउस, वहां पे ये सब बहुत सारे मिलेंगे, अर्पिता नाम का, वहां बहुत सारे तुमको एग्रो टूरिज्म के मिलेंगे उस एरिया में। तुम जब जाओगे ना, क्योंकि पनवेल के आगे माथेरान नजदीक है, वहां पे ग्रीनरी है, तो बहुत सारे फार्म हाउस जो अच्छा खासा, अच्छा तुमको लगता है गरीब हो, एग्रो टूरिज्म सस्ता हो, सस्ता कुछ नहीं है, 10-15 हजार रुपए दिन का लेते हैं लोग। तुमको बैलगाड़ी की सैर कराएंगे, तुमको जैसे लेक होगा तो चलो बोट में बैठ के, ऐसे ना जैसे नाव में करते हैं, वैसे सब तुमको एक गांव का फील कराएंगे, टेंट में रहेंगे, एयर कंड, लेकिन वो भी टेंट ऐसे नहीं रहेगा, एसी रहेगा, नहाने का सब कुछ प्रॉपर रहेगा, बट एक गांव के फील और माहौल में। सो एग्रो टूरिज्म महाराष्ट्र में तो जोरों में, क्योंकि 5,000 डैम्स में से 1,500 डैम्स महाराष्ट्र में, तो डैम्स के आजू बाजू ग्रीनरी रहता है, तो ये बहुत फेमस हो रहा है। तुम मालशेज घाट जाओगे ना, मालशेज घाट कभी जाओगे, वो एक ऐसा एरिया है, नीचे से ऊपर बारिश के टाइम में बादल आएंगे, ऊपर से पानी का झरना, तुमको लगेगा तो स्विट्जरलैंड जैसा फील आ रहा है। आया समझ में? तुमको लाखों रुपया स्पेंड करने की जरूरत ही नहीं है। इफ यू गो टू मॉरिशियस या मालदीव्स, 3.5-4 लाख रुपया लग्जरी में एक दिन का लगता है चार्ज, उससे अच्छा मालशेज घाट जो वहां पे एमटीडीसी के रिसोर्ट में तुमको बहुत अच्छा फील आएगा। सो एग्रो टूरिज्म जैसे आउटडोर रिक्रिएशन, एजुकेशनल एक्सपीरियंस, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, ये सब काफी फेमस हो रहा है। ठीक है, तो ये था चैप्टर नंबर 3 का पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन। कोई डाउट किसी को? इंटरेस्टिंग चैप्टर, एक बार समझ के लिया तो आराम से काम हो जाएगा।